दोस्तों आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम देखेंगे जो 1262 का कंप्यूटर का पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे 15 क्वेश्चंस का, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे प्लस और हमें ये टॉपिक कैसे क्लियर करने हैं, जिससे कि हम 55 से 12 में एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकें। पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, स्टाइल्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक और मेल मर्ज। क्या देखा? मेल मर्ज। ये बोल रहा है कि विच फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनेबल टू क्रिएशन ऑफ एबल टेबल ऑफ कंटेंट बेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये बोल रहा है जो डॉक्यूमेंट के शीर्षक होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है इन चार ऑप्शन के सब अकॉर्डिंग। इसका आंसर है स्टाइल्स। कौन सा? स्टाइल्स। अब बात करें हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स ये होते हैं कि कंट्रोल प्लस के दबाने के बाद उसमें हाइपरलिंक जोड़े जा सकते हैं जो किसी दूसरे पेज पर हमें ले जाएंगे। स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक जो लिखा हुआ है ये हम F2 से हम F7 किससे F7। अगर हम F7 दबाते हैं तो स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक कर सकते हैं। मेल मर्ज का मतलब ये होता है कि मेल मर्ज वर्ड में जैसे हमने कोई मेल लिखा, सपोज ये एक पेज है, ये पेज, यहाँ पर कोई मैंने मेल लिखा इतने में। अब यहाँ पर नाम और पता हर बार किसी व्यक्ति का यहाँ पर नाम आना है, नेम और पता हर बार चेंज होगा। तो और सपोज बीच में भी सेवा में कोई यहाँ पे भी नाम आना है उसका, और बीच आखिर में यहाँ पता आना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आनी है। तो मेल मर्ज का ये हम यूज करके ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम पता और यहाँ पर जो नाम पता वो तो सेम ही होंगे, एक ही व्यक्ति के लिए जा रहे होंगे। तो मेल मर्ज का यूज करते हुए हम बहुत सारे नाम और पते एक साथ इसमें एक एक करके अपने आप चेंज होंगे, मतलब हम उनको सिलेक्ट करेंगे एक साथ चेंज हो जाएंगे और सेम जो इसके अंदर कंटेंट है वो सेम ही कंटेंट रहेगा सब में, बस नाम और पते चेंज होते रहेंगे। तो इसे क्या मतलब मेल को मर्ज करना। मर्ज का मतलब एक ही मेल को कई सारे लोगों के नाम के साथ मर्ज कर दिया, तो क्या होता है? मेल मर्ज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल्स। अगला क्वेश्चन है पहला यांत्रिकी कैलकुलेटर को डैश कहा जाता था। कैलकुलेटर, ऑर्बिट, गैलीलियो और पास्कलाइन। इसका आंसर है पास्कलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग करेक्टर को हटा देता है। इन MS Excel which function remove all non printable character from text। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई एक्सेल में कोई जो फाइल है वो इंटरनेट से डाउनलोड की या इंटरनेट से कोई कंटेंट हमने डाउनलोड किया, तो कुछ उसमें ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जैसे कि ऐसे करके यहाँ लिख रहा है हेलो लिख रहा है, सपोज हेलो लिख रहा है, तो ये वाला जो कंटेंट है अगर प्रिंट तो ये प्रिंटेबल नहीं है। तो जब इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है क्लीन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्लीन फॉर्मूला लगाएंगे। क्लीन जिसमें क्या लगाएंगे? क्लीन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला कंटेंट अपने आप रिमूव हो जाएगा। जैसे एक फाइल बनेगी ऐसे करें MS Excel, तो यहाँ पे लिख रहा है सपोज ऐसे करके हेलो लिख रहा है, हेलो, और ये एक छोटा सा डिब्बा, या फिर ऐसा करके एक पॉइंट है यहाँ उसमें हेलो लिख रहा है। जब मैं यहाँ पर इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में क्लीन फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर ये वाली चीज इसमें नहीं आएगी। इसमें जो कंटेंट आएगा वो सीधे करेक्टर आएंगे जो प्रिंटेबल है, जो प्रिंट किए जा सकते हैं, जिनको प्रिंट किया जा सकता है। और यहाँ पे हेलो, तो ये वाले करेक्टर हट जाएंगे इसमें से। तो जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होते हैं क्लीन लगाने के बाद वो हट जाते हैं। क्लीन लगाने के बाद हट जाते हैं। तो ये आते कहाँ से करेक्टर? ये आते हैं जैसे कि हम लोग इंटरनेट से कोई करेक्ट टेक्स्ट है वो कॉपी किया और डायरेक्ट इसमें डाल दिया, तो क्या होगा एक्सेल में? तो ये ऐसी चीज़ें आ जाएंगी काफ़ी सारी, तो वो चीज़ हमें प्रिंट नहीं करनी है। तो नॉन प्रिंटेबल जो है ना उनको हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्लीन का यूज़ करते हैं। और एक ऑप्शन इसमें इफ़ का यूज़ करते हैं कोई कंडीशन बताने के लिए, जैसे कि फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसी रो में देख लें, यहाँ हम सपोज किसी के 30 नंबर है, एक के 40 नंबर बच्चे के, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के ये बता सकते हैं जो भी 30 से नीचे या वो जो भी 35 से नीचे उन्हें फेल बताए,
तो ये वाला फेल किया कैटेगरी में। और बोलेगा जो भी 30 से 35 से ऊपर है वो पास आ जाए, इफ लगा के हम फॉर्मूला लगाएंगे तो, ठीक है। तो इफ कंडीशन। और दूसरा है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ माने, नेस्टेड इफ मतलब पहले हम ये देख लें एरर इफ क्या है। एरर इफ ये है कि कोई फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा समझा दूँ वैसे तो बिल्कुल मामूली सा, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी और प्रोडक्ट रुपीज़। सपोज मैंने दो क्वांटिटी मतलब 2 फ़ोन खरीदे और उसके प्राइस है 10 रुपये, तो टोटल मेरे रुपए कितने हो जाएंगे, तो आपको बचेंगे 20 रुपये। ऐसे मैंने कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे ए बी और सी, तो मैंने ये 8 के रेट से 5 खरीदे, ये 3 के रेट से 10 खरीदे, और यहाँ मैंने जो है 7 खरीदे, और मैंने फिर फॉर्मूला लगाया इनटू का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 जाएगा। फॉर्मूला में ड्रैग कर दिया नीचे, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 30 आ जाएगा। और यहाँ पे वो कुछ मतलब वो दे देगा, क्या बोलते हैं, एरर दे देगा, एरर दे देगा। तो इस एरर को हटाने के लिए, मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, एरर इफ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एरर इफ। जब एरर इफ लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई भी साइन दे सकता हूँ, मतलब यहाँ पे डाटा नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैं ये हाइफन लगा सकता हूँ, या स्पेस छोड़ सकता हूँ, या डॉट लगा सकता हूँ, कुछ भी। तो वैसे तो यहाँ पे एरर आएगी, एरर लिखी हुई, और ऐसे ऐसे करके एरर लिखी हुई आएगी। इसके साथ नहीं तो ये वाले साथ के साथ एरर लिखी आएगी यहाँ पर मैं इस एरर को हटाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, इफ एरर है, तो ये वाले फॉर्मूले से ये यहाँ पे, क्योंकि एरर क्यों आएगी, क्योंकि इन दोनों का इनटू यहाँ पर है, प्रोडक्ट लगाऊंगा ना, प्रोडक्ट का फॉर्मूला मल्टीप्लाई का, इन दोनों का इनटू यहाँ पर है, इन दोनों का इनटू यहाँ पर है। यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कितने रुपए की क्वांटिटी है सी की, और 7 है मेरे पास, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जब जैसे ही मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो वहाँ पे एरर दिखाएगा। पर जब मैं फॉर्मूला ऐसे लगाऊंगा इफ एरर करके, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई भी करेक्टर दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर वो जगह खाली है, वहाँ एरर आता है, तो उस जगह इस जगह हाइफन आ जाए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आंसर होगा। मतलब ये क्या है मेरा वो इफ एरर। अब बात करें इंस्टेड में ये कि कोई ऐसी बता देता हूँ, सपोज कोई क्लास है, क्लास में बच्चे, मैं बोलता हूँ किसी जिसके भी 40% से ऊपर है उन्हें 30, ऐसे बोलता हूँ 33 से जिसके भी कम नंबर है वो फेल की कैटेगरी में। किसमें लगा, इंस्टेड इफ की बोल रहा हूँ। और जैसे 50 तक सेकंड ए कैटेगरी, सी कैटेगरी 60 तक, बी कैटेगरी 75 तक, ए कैटेगरी ऐसे करके 90 तक ए प्लस कैटेगरी, ऐसे करके मैं कैटेगरी बना दी। तो इस कैटेगरी के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नंबर, एक स्कूल होंगे, स्कूल में बच्चे होंगे, बच्चों के नंबर दे रखे होंगे, और वहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा 35 पे फेल आना चाहिए मेरे पास, 35 पे क्या आंसर फेल आना चाहिए। उसके बाद 50 पे मेरे पास सी परसेंटेज मतलब सी ग्रेड मिलनी चाहिए, फिर 50 पे सी मिलनी चाहिए, 60 पे बी मिलनी चाहिए, 45 पे ए और 90 पे ए प्लस मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर मिलेंगे, तो ये फॉर्मूला मुझे किस में यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे इंस्टेड इफ में। अगला ऑप्शन है अब जो हमारा अगला सवाल है वो है 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं एक बार, इसको मैं रख कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 है के मीन्स एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम है, इसमें लिखा है द के मीन्स एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एल्गोरिदम का होता है किसी भी चीज करने की एक प्रक्रिया, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। जैसे पहले हम सपोज कोई भी चीज़ हमें बनानी है, तो पहले जैसे हम घर बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें नींव खोदनी पड़ेगी, उसके बाद नींव में ईंट लगानी पड़ेगी, सरिया डालनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें ये एल्गोरिदम एक प्रोसेस में जो काम में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो के मीन्स एल्गोरिदम क्या है, ये मशीन लर्निंग के अंदर एक अनसुपरवाइज जो लर्निंग होती है उसे उसके अंदर काम करती है, के मीन्स एल्गोरिदम्स। अगर हम बात करें मशीन लर्निंग, तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा AI, ठीक है। फिर AI के बाद जो पढ़ना पड़ेगा वो होगा मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, ये दोनों मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क ये दोनों एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद पढ़ने पड़ेगा डीप लर्निंग, क्या पढ़ने पड़ेगा, डीप लर्निंग, 1 2 3 एक साथ ऐसे पढ़ने पड़ेंगे। पहले AI के अंदर एक पार्ट है, क्या AI के अंदर एक पार्ट है मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, इन दोनों से मिलकर बनी हुई है क्या, AI। इन दोनों से मिलकर क्या बनी है, डीप लर्निंग, ठीक है। और इस डीप लर्निंग के बाद पढ़ना पड़ेगा बिग
डाटा प्रोसेसिंग, बिग डाटा प्रोसेसिंग। इस बिग डाटा प्रोसेसिंग के अंदर तुम्हें 3 चीज पढ़नी पड़ेंगी। इसके अंदर 3 चीज क्या पढ़नी पड़ेंगी? एक तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें क्या बोलते हैं क्लस्टर कंप्यूटर, क्लस्टर पढ़ने पड़ेंगे, क्लस्टर कंप्यूटर, ठीक है। और इसके बाद पढ़ने का हाडूप, हडूप हडूप पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद पढ़नी पड़ेगी ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। हमें कितनी चीजें देखो, एआई के बाद तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मशीन लर्निंग। एआई का एक पार्ट है मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क। फिर न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग दोनों से ही मिलकर क्या बनता है? डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग के बाद पढ़ना पड़ेगा बिग डाटा प्रोसेसिंग। बिग डाटा प्रोसेसिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग, हाडूप और ब्लॉकचेन, ये 3 चीज पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चन अगर कभी कभी ऐसे भी आता है, प्रीवियस ईयर में तुम उठा कर देखोगे, तो जो एडवांस रूप है किसका? एआई का, वो क्या है? तो वो क्या है? डीप लर्निंग। क्या है? डीप लर्निंग। और बिग डाटा प्रोसेसिंग अलग है। और बिग डाटा प्रोसेसिंग इन, देखो मैं समझा रहा हूँ, एआई के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मशीन लर्निंग। हम एआई का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे पढ़ेगी? वो पढ़ेगी मशीन लर्निंग के द्वारा, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के द्वारा। और न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, इनकी वजह से क्या होगा? बहुत सारा डाटा हो जाएगा हमारे पास इकट्ठा। तो हम इस डाटा को मैनेज करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? बिग डाटा प्रोसेसिंग। उस बिग डाटा की कैसे प्रोसेसिंग होगी, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, हडूप, स्पार्क और काफका, ये 3 स्पार्क, काफका, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद ब्लॉकचेन पढ़ना पड़ेगा। ब्लॉकचेन के बाद तुम्हें जो पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो है आईओटी और साइबर सिक्योरिटी। आईओटी और साइबर सिक्योरिटी, ये टॉपिक तुम्हें करने पड़ेंगे। इनसे आपको ये समझ 6 से 7 क्वेश्चन, और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। बस मेन का ये कहीं किताब में है नहीं, बस इसलिए थोड़े कठिन लग रहे हैं, और इन्हें समझाने वाला कोई ठीक से नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर बात करें, अभी हमने जो देखा, अब हम देख, इसमें जो क्वेश्चन पूछा मशीन लर्निंग से पूछा है। एक है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज, ये कौन सी? सेमी सुपरवाइज लर्निंग। और एक है इसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग। 4 प्रकार की लर्निंग है। तो ये जो की मीन्स है, ये कहाँ पे है? ये अनसुपरवाइज लर्निंग में है। कौन सी में? अनसुपरवाइज। ऐसी इसमें एक है क्यू मीन्स या क्यू लर्निंग, ठीक है। और इसमें एक है के एन लर्निंग। तो आप जब पढ़ोगे पता चलेगा कि कौन कौन से एल्गोरिथम है, कौन कौन से में कौन कौन यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, आईओटी उपकरण में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? देखो आईओटी, ये रहा। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजों को इंटरनेट से जोड़ना। जैसे स्मार्टफोन को मैं इंटरनेट से जोड़ रहा हूँ, तो ये आईओटी डिवाइस है। क्या ये आईओटी डिवाइस है? तो क्या इसके लिए ऑप्शन देखो, इथरनेट की जरूरत है। इथरनेट माना वो वाला नेट जो केबल से आता है। ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत है, वो भी केबल वाला नेट है। इसके बाद है यूएसबी, ये कोई नेट है नहीं, कोई इंटरनेट है नहीं। अब बात करेंगे क्या? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ उस तकनीक का नाम है जिसकी वजह से जो थिंग्स हैं, जो डिवाइस हैं, जो सेंसर हैं, एक्चुएटर हैं, ये सारी चीजें क्या होंगी? इंटरनेट से जुड़ेंगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लूटूथ बोलते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ अपाचे हाडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा डैश भाषा में लिखा गया है, C++, पाइथन, जावा, आर प्रोग्रामिंग। तो अपाचे हाडूप की बात करें तो अपाचे हाडूप 2005 में आया था, जिसे डॉग कटिंग और माइक कैलाफ्रेफा ने ये बनाया था इसे। तो इसे जो है, ये समझिए जावा एक कंपनी है ना, उसने इसे ओपन सोर्स नेटवर्क, ये वो है प्लेटफॉर्म, तो इसे जावा ने अधिग्रहण कर लिया था। तो इसलिए इसके अधिकांश जो भी इसकी जो लैंग्वेज है ना, वो किसमें लिखी गई है? जावा में। किसमें लिखी गई है? जावा में। ये पढ़ना पड़ेगा हमें। हडूप क्या करता है? बिग डाटा को मैनेज करने का एक प्रोसेस है। हडूप है, स्पार्क है, काफका, ये सब सारी चीजें हैं, बस और क्या, कुछ नहीं है ऐसा खास। अगला क्वेश्चन है कि एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती? तो एआई के बारे में पढ़ोगे तो 1956 में जॉन मेकर्दी, एक व्यक्ति का नाम सुनोगे जिन्होंने सबसे पहली भाषा एआई के लिए बनाई थी, जिसका नाम था लिप्स। तो ये तो किताब में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब लिप्स तो उसका ऑप्शन है नहीं। अब बचे कौन कौन? प्रोलॉग और पाइथन। प्रोलॉग और पाइथन दोनों ही भाषाएं प्रेजेंट में लिप्स के लिए यूज होती हैं। सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट में एआई के लिए यूज होने वाली भाषा कौन सी है? तो वो उसका नाम है, कौन सी? उसका नाम है पाइथन। इसके बाद जावा, फिर इसका यूज होता है लिप्स का। और अब बात करें पर्ल, तो पर्ल लैंग्वेज का यूज नहीं होता है किसमें? एआई में। अगला क्वेश्चन है
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी मेल सेवा संचालित की जाती है? तो इसमें ऑप्शन है, देखो, याहू मेल, इसके बाद आउटलुक, जीमेल और आई क्लाउड। इसका ऑप्शन है आउटलुक। देखो, याहू मेल किसकी है? याहू की। जीमेल किसकी है? गूगल की। आउटलुक किसका है? माइक्रोसॉफ्ट पर। आई क्लाउड मेल किसका है? जिसके भी प्रोडक्ट के आगे समझ लो आई लग जाए तो वो एप्पल का है। जिस भी प्रोडक्ट के आगे आई लग जाए वो किसका है? एप्पल वाले का है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए। अच्छा, ये तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ हटाता हूँ सारे को। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? What is the term for a cyber security attack that target multiple interconnected devices simultaneously to create a large scale attack network? तो इसमें एक है DDoS और एक है बॉटनेट और एक है जीरो डे अटैक। ये तो ऑप्शन दे रहे हैं अटैक। एक है स्पीयर फिशिंग। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। स्पीयर फिशिंग अटैक, DDoS, ठीक है, बॉटनेट और जीरो डे। पहले स्पीयर फिशिंग अटैक को देख लें। एक वर्ड क्या आया इसमें? फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है फंसाना। फिशिंग का मतलब फंसाना। ये 5 तरीके से की जाती है, जिसमें से स्पीयर फिशिंग, वेल फिशिंग, विशिंग फिशिंग और स्मिशिंग फिशिंग और ईमेल फिशिंग। इस तरीके से होती है। ठीक है, स्पीयर फिशिंग होती है किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फंसाने को क्या बोलते हैं? स्पीयर फिशिंग बोलते हैं। इसके बाद है जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक वो अटैक होता है जिसमें क्या हुआ, जैसे किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाई, समझना, या कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब उसमें कोई कमी थी। अब जिस दिन उसे ये पता चला कि इसमें कुछ कमी है और उसी दिन अटैक हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक का मतलब ये नहीं है कि कोई एप्लीकेशन में दी, पहले दिन उसमें कोई कमी मिल गई, नहीं। जिस दिन कमी का पता चला, जो डेवलपर थे उन्हें जिस दिन कमी का पता चला उसी दिन उस कमी के द्वारा क्या हो गया? अटैक हो गया। उसे क्या बोलेंगे? जीरो डे अटैक। अब एक है बॉटनेट और DDoS। देखो, बॉट माने होता है रोबोट, बॉट माने रोबोट, ये याद रखना, रोबोट। और नेट माने नेटवर्क। नेट माने क्या होता है? नेटवर्क। बोट माने रोबोट और नेट माने नेटवर्क। बोट माने रोबोट और नेट माने नेटवर्क। तो ऐसे रोबोट जो नेटवर्क पर है उन्हें बोलते हैं बोट नेट अटैक। ये तो दिया है, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, ये दिया। इसको क्या बोलते हैं? बोट नेट अटैक। वो वाले नेट रोबोट जो नेट पर है उन्हें क्या बोलते हैं? बोट नेट। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? जोमी आर्मी भी बोलते हैं और आर्मी ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं। देखो, ये क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है हमारे तुम्हारे कंप्यूटर भी क्या हो सकते हैं? बोटनेट आर्मी का एक हिस्सा भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? बहुत एक पहले हम इसको, चलो इस वाले को भी तो एक मिनट का टाइम दो, मैं पहले ये समझाता हूँ, उसके बाद ये वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, DDoS से होता है दो, एक और है इसके DOS और एक है DDoS। देखो, ये डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस इसका मतलब ये है, डिनाइल का मतलब मना करना सर्विस देने से। कौन मना करेगा सर्विस देने से? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि हम UPSC की साइट पे जाके अभी सपोज अपना रिजल्ट देखें, ठीक है, अगर वो रिजल्ट हमें मिले ही ना, तो मतलब हमारी सर्विस हमें नहीं मिल पा रही, यही तो बात है। और अगर इस सर्विस को बंद, मतलब जो हमें ना मिलने का कारण क्या हो सकता है कि सर्वर डाउन हो जाए। जैसे कि इस सर्वर की क्वांटिटी है कि 1 मिनट में वो 1000 जो मतलब कोई रिक्वेस्ट आई उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है। उनको जैसे किसी ने रिजल्ट देखा, किसी ने कोई कुछ और देखा, किसी ने कुछ होम पेज पर किसी ने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया, तो ये सारी चीज़ जो रिक्वेस्ट आ रही है उन्हें वो वापस भेज रहा है। उनकी जो रिक्वेस्ट है उनको जो भी चीज़ वो मांग रहे हैं उन्हें दे रहा है वो कौन? सर्विस प्रोवाइडर। तो मान चलो वो 1 मिनट में 1000 ये सर्विस पूरी कर सकता है। पर किसी दिन ऐसा हुआ कि वो 1 मिनट में 1000 ना आकर 20,000 आ रही हैं, 10,000 आ रही हैं, तो इससे में क्या होगा? सर्वर डाउन हो जाएगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा DDoS जो सर्विस हमें 1 मिनट में नहीं मिल पाई, इसका कारण ये था कि 1 मिनट में जो सर्विस प्रोवाइड कर सकता था उसकी क्षमता जो थी उससे ज़्यादा उसके पास रिक्वेस्ट आ गई, तो उसका सर्वर डाउन हो गया, क्रैश हो गया। अब इसमें क्या होगा? DDoS में जो इसका मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस देने से मना कर दिया।
और इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब जो डिनाइल ऑफ सर्विस है वो किसकी वजह से, कि डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग जगह से रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसके लिए यूज किया जाएगा बॉट नेट आर्मी का। कोई व्यक्ति है ये चाहता है कि जो किसी की सर्विस है, किसका सर्वर है, उसे पूरे तरीके से खत्म करना है जिससे कि मैं उसकी हैकिंग कर सकूं। तो ये क्या करेगा, एक साथ कई सारी रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके पास इतने संसाधन तो होंगे नहीं कि काफ़ी हजारों तादाद में कंप्यूटर हो एक ही, जिससे कि वो सर्विस भेज सके। तो वो क्या करेगा, एक बॉट नेट आर्मी, मतलब तुम्हारे फ़ोन में या तुम्हारे कंप्यूटर में कोई वायरस ऐसा दे देगा, मतलब वायरस या मेलवेयर ऐसा डाल देगा जिससे कि वो तुम्हारे कहने पे नहीं, उसके कहने पे चलेगा। तो वो जो तुम्हारा फ़ोन है या तुम्हारा सिस्टम है, या हमारा फ़ोन है हमारा सिस्टम है, वो उस समय क्या है, उस बॉट नेट आर्मी का हिस्सा है। तो हमारा फ़ोन और वो सिस्टम क्या, उस समय बॉट नेट आर्मी का हिस्सा है। तो वो सारे एक साथ, ये सारे बॉट एक साथ रिक्वेस्ट भेजेंगे उस पर, उसके कहने पे। हमें नहीं पता कि हमारे फ़ोन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पर उसने कमांड दी तो हमारे फ़ोन क्या कर रहे हैं, उस पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो उसकी जो क्षमता थी उससे ज़्यादा उसके पास रिक्वेस्ट आ गई। इसकी वजह से क्या होगा, वो सारी सर्विसें देने में मना कर देगा। जैसे क्या बोलते हैं, DDoS। तो उसमें किनका यूज़ किया जाता है, बॉट नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, DDoS अटैक। इसमें देखो साइबर हमले, साइबर सुरक्षा हमले के लिए वह शब्द क्या है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर उपकरणों को लक्षित करता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट टारगेट मल्टीपल बहुत सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइस साइमल्टेनियसली, एक साथ कई सारे डिवाइस होते हैं। तो उन डिवाइसों को क्या बोलते हैं, बॉट नेट बोलते हैं। डिवाइस टू क्रिएट ए लार्ज स्केल अटैक, और बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल अटैक करते हैं ऑन नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब वो साइट या जो पेज जो हम चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल पा रहा है। सभी जैसे IRCTC की जब रिजर्वेशन का टाइम उस समय थोड़ी सी अहमियत जाती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग उससे जुड़े होते हैं, तो सर्विस उस समय उसकी थोड़ी सी बाधित हो जाती है। तो यही तो है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 75 के बाद 76, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, ये तो पता ही है, टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 75 हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य। तो हैशटैग हम किस लिए लगाते हैं, जिससे कि हमें कोई अच्छे से सर्च कर सके। जैसे हम यूट्यूब पे भी अगर हैशटैग लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी हमने जो चीज़ लिखी है वो सर्चिंग में आए। तो इसका आसान सा मतलब है, आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषय को चिन्हित करना। इंग्लिश में देखो तो और क्लियर है, टू मेक कीवर्ड और टॉपिक फॉर इजीली सर्चेबिलिटी। तो किस लिए, कि हमारी जो चीज़ें हैं वो इजीली सर्च हो जाए। अब देखिए, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कोई डिजिटल कोई दस्तावेज है, अगर ये बताने के लिए इसकी ऑथेंटिकेशन ये ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक है VPN, ये याद रखना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। और एक है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन का एक हिस्सा है, आगे बढ़ोगे तुम जब। ठीक है, ब्लॉकचेन पढ़ोगे। इसके बाद है ईमेल एड्रेस के भाग, यूजर नेम और डोमेन नेम डैश के द्वारा चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। इसमें क्या, @ जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अभी, जैसे लिख रहा है www डॉट, यहाँ कोई सपोज नाम होगा NAME नेम, फिर @ फिर gmail.com, ये तो होगा। इससे पहले ये क्या है, नाम, तो ये यूजर नेम है, और ये वाली चीज का ये डोमेन नेम है। जो जिसकी हम सर्विस ले रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, जिसकी हम सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ हम किसके ले रहे थे, अभी यहाँ हम गूगल के ले रहे थे, इसे Gmail लिख दिया। अगर माइक्रोसॉफ्ट के तो आउटलुक होता है यहाँ पर, अगर मैं याहू बोला तो याहू मेल होता, हॉटमेल, रेडमेल, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगला, एक कंप्यूटर की CPU में लाखों बहुत से छोटे स्विचिंग होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं। भाई बिट्स और बाइट्स ये तो लैंग्वेज के संबंधित में, उसके साइज जो कोई भी सबसे छोटी जो मेमोरी है उससे संबंधित है। तो इसमें ये तो होंगे नहीं। रजिस्टर भी मेमोरी से बोल सकते हैं, यहाँ रजिस्टर्स होती है, कैश रजिस्टर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब है, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डाटा है तो आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे पासवर्ड द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब होता है, उसे हमने यहाँ से लिखा मैसेज हेलो, अब हमने मैसेज क्या लिखा, हेलो। अब मैं चाहता हूँ ये मैसेज कोई ना पढ़े, तो वो फाइल क्या कर दूँ, मैं इनक्रिप्ट कर दूँ। जैसे कि व्हाट्सएप पे होता है, उसमें होता है end-to-end इंक्रिप्शन,
तो इनक्रिप्ट का मतलब किसी चीज़ को कोड में बना देना। तो क्या करता है, इसको इनक्रिप्ट कर दूंगा और पासवर्ड लगा दूंगा, जिससे कोई खोलेगा तो पहले वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड भी उसने खोल दिया तो वो इनक्रिप्टेड होगी फाइल, ये वाली चीज़ होती है। और इनक्रिप्ट को जो इनक्रिप्ट मैंने कोई फाइल कर दी, कोड में बना दी, फिर उस कोड को दोबारा से डिक्रिप्ट किया जाता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, ऐसी इनक्रिप्ट को क्या किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट को एक साथ मिला के बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। अगला वर्ड है, अगली अच्छा क्वेश्चन खत्म।